हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक आई एम विद एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, मौर्यों के बाद तथा गुप्त काल के पहले जो पीरियड जो अवधि आई उसे मौर्योत्तर काल कहा गया है। मौर्यों के बाद तथा गुप्त काल के पूर्व मगध साम्राज्य का इतिहास मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ अवध मगध साम्राज्य में जितने भी महाजनपद काल में शासक हुए उनका क्रमानुसार इस ट्रिक के माध्यम से मैंने वर्णन किया है। असीन मासु का 7, असीन है से आर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कण्व वंश, 7 से सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन भी बोलते हैं। तो ये मुख्य शुरुआती हसीन मासु का। इसमें तीसरा नंदवंश, उसके बाद चौथा मौर्य वंश, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब कुल मिलाकर संक्षेप में मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के बाद का समय, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये तो हैं ही, इनके अलावा भी क्षेत्रीय अलग अलग वंश हुए हैं, उन्होंने भी शासन किया, उनके बारे में चर्चा करते चलेंगे। तो मगध साम्राज्य के वंश और उनके संस्थापक तथा अंतिम शासक यानी प्रथम शासक और अंतिम शासक कौन थे? सबसे पहले आर्यक वंश, हसीन अर्थात है से आर्यक वंश। इसके संस्थापक थे बिंबिसार और मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक भी बिंबिसार ही माने जाते हैं। और अंतिम शासक है नागदासक। नागदासक को मृत्यु के घाट उतार दिया किसने? शिशुनाग ने, जो कि शिशुनाग वंश का संस्थापक था। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक अथवा प्रथम शासक कौन थे? शिशुनाग। और अंतिम नंदीवर्धन। नंदीवर्धन का अंत करके नंद वंश की स्थापना करने वाले महापद्म नंद अर्थात नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद और अंतिम शासक गणनंद, जिन्होंने चाणक्य की बेइज्जती की थी। और चाणक्य ने बदला लेने के लिए मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापतित्व में एक विशाल सेना गठित की और गणनंद को उखाड़ फेंका। अर्थात नंदवंश का नाश करने वाले मौर्य अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके अंतिम शासक थे बृहद्रथ। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अंतिम शासक बृहद्रथ। इसी प्रकार शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, ये प्रथम ब्राह्मण वंश था। और अंतिम शासक है इसके देवभूति थे। तो मगध साम्राज्य में प्रथम ब्राह्मण वंश कौन सा था? शुंग वंश, जिसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। लेकिन धीरे धीरे यह वंश भी लड़खड़ाता गया और देवभूति इसके अंतिम शासक हुए, जिसका वध ब्राह्मण सेनापति वासुदेव ने ही वध कर दिया। तो ये भी एक ब्राह्मण वंश ही था, कण्व वंश। और कण्व वंश की स्थापना करने वाले वासुदेव देवभूति की हत्या करके। और अंतिम इसके सुशर्मन, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन। इसमें कुल 4 शासक हुए हैं कण्व वंश में। तो चारों का नाम क्रम से पूछ लेते हैं, आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी। और इसका अंतिम शासक कौन था? इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है थोड़ा। तो सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की, कण्व वंश की वासुदेव ने, और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था। मौर्योत्तरकालीन महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसे हम हर अध्याय के अंत में शब्दावली के बारे में चर्चा करते हैं और पूरे पाठ का दोहरान करते हैं। तो इसमें गांधार कला शब्द
भारतीय और यूनानी कला के मिश्रण से बनी मूर्तियाँ, ऐसी मूर्तियाँ जिसमें भारतीय और यूनानी दोनों के अंश हों। तो भारतीय और यूनानी दोनों कलाओं के मिश्रण से बनी मूर्तियाँ जिनका विषय भारतीय बौद्ध, लेकिन उनका मिश्रण दोनों का है, लेकिन मुख्य विषय उनका भारतीय बौद्ध धर्म ही रखा गया है। डेरियस प्रथम कौन थे? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। ये भारत के कुछ भाग अधीन करने वाले पहले ईरानी कौन थे? डेरियस प्रथम। पुष्यमित्र शुंग जिसने मौर्य सेनापति तथा शुंग वंश के संस्थापक है, जिसने शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य सेनापति थे और शुंग वंश के संस्थापक थे, मौर्य वंश का नाश करने वाले थे। अश्व घोष कनिष्क का राजकवि जिसने बुद्ध चरित्र लिखी। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? अश्व घोष के द्वारा। अश्व घोष कौन थे? कनिष्क के राजकवि। कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के थे। प्रश्न किसी प्रकार से पूछ सकते हैं दोस्तों। मणिमेखलई ये क्या है? शीतलई सतनार द्वारा लिखा गया एक तमिल महाकाव्य है। शीतलई सतनार द्वारा लिखा गया तमिल महाकाव्य है। किसके द्वारा लिखा गया? शीतलई सतनार के द्वारा। इसी प्रकार शिलप्पादिक्रम इलांगो अडिगल द्वारा रचित तमिल महाकाव्य है। ये भी तमिल महाकाव्य है। किसके द्वारा? इलांगो अडिगल। यहाँ देखो शिल्प आदि क्रम, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो शिल्प प्लस आदि प्लस क्रम, शिल्प आदि क्रम। तो आदि शब्द पकड़ लो यहाँ से, आदि आदि गल, ये आदि आदि। तो शिल्प आदि क्रम किसने लिखा? अडिगल। जहाँ मिल जाए वही इसका लेखक होगा। अडिगल सिर्फ एक ही था, इलांगो अडिगल और नहीं थे, और अन्य नाम आएंगे। 3 विकल्प में सिर्फ इलांगो अडिगल एक विकल्प में आएगा जिसमें अडी लिखा हुआ मिलेगा। तो शिल्पादिक्रम इलांगो अडिगल ने लिखी। ये तमिल महाकाव्य किससे संबंधित है? कोवलन व्यापारी था, उससे संबंधित ये महाकाव्य है। बहुत ही दर्द भरी कहानी है दोस्तों इसमें। सेन गुटवन ने, जो राजा था, उसने आत्महत्या भी कर ली थी, और इस व्यापारी को भी फांसी की सज़ा दे दी गई थी। बहुत ही दुख भरी, कभी बाद में बताऊंगा। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, समय को अनूठा ब्राह्मण कहा। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के थे। उन्होंने समय को क्या कहा? अनूठा ब्राह्मण। अरिकामेडु शब्द कई बार आ चुका है, आज फिर आ गया है। तो अरिकामेडु पुडुचेरी में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। रोम के साथ भारतीय व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। एम्फोरा जैसे पात्र, एम्फोरा एक जग अपना मग होता है, इसी प्रकार का एक पात्र होता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये एक पुस्तक है, इसमें इस बंदरगाह का वर्णन मिलता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी लिखा किसने था? इसके लेखक कौन थे? इसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया, अर्थात लेखक ने अपना नाम नहीं लिखा। अगर कहीं लिखा हुआ है भी तो वो नाम मिट चुका है। तो अज्ञात लेखक की रचना है ये पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। मिलिंद पन्हो, ये नाटक बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ मिनांडर तथा नागसेन के शास्त्रार्थ। मिनांडर शासक था और नागसेन बौद्ध गुरु, दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ, और नागसेन से प्रभावित होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसी का वर्णन इस मिलिंद पन्हो में मिलता है। मौर्योत्तरकालीन लगभग 75 व्यवसायों का वर्णन भी, 75 प्रकार के व्यवसायों का वर्णन भी मिलिंद पन्हो में मिलता है। और नासिक, कार्ले व भाजा, नासिक, कार्ले व भाजा, ये विहार एवं गुफाएं हैं। किसके शासनकाल में बनी थी? सातवाहनों के।
भारत में कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? अन्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुख्य वंश और भी हुए, उनके बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेज। ध्यान रखना थोड़ा सा इनमें, कुजुल कड़फिसेज संस्थापक थे, लेकिन 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 क्या वास्तविक संस्थापक विम कड़फिसेज को माना जाता है, जिन्होंने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। कुजुल कड़फिसेज ने स्थापना कर दी, हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उसका जिक्र नहीं है। कोई मार काट नहीं की, कोई क्षेत्र पे नियंत्रण ज़्यादा नहीं दिखाया। वास्तविक रूप से कुषाण वंश किसके काल में यहाँ प्रभावित करना शुरू करता है? विम कड़फिसेज। अंदर सातवाहनों की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। ये अंदर सातवाहन शब्द आता है, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा इस पर मैं चर्चा कर ही लेता हूँ। हमारे भारत का ये दक्षिणी इलाका है, यहाँ महाराष्ट्र, तो सबसे पहले सातवाहनों ने यहाँ महाराष्ट्र वाले इलाके में यहाँ शासन शुरू किया। अच्छी तरह से चल रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बाद में शक क्षत्रप शासक आ गए थे, रुद्रदामन वगैरह इस साइड से, ये उत्तर पश्चिमी दिशा से, उन्होंने यहाँ से सातवाहनों को खदेड़ दिया। तो यहाँ से चल कर ये फिर इस आंध्र प्रदेश वाले इलाके में इस साइड में आ गए। यहाँ कौन आ गए? शक क्षत्रप। और इस साइड में यहाँ कौन आ गए? सातवाहन। तो ये अंदर सातवाहन वंश, और ये पहले महाराष्ट्र वाले इलाके में सातवाहन वंश थे। तो ये इस प्रकार से नाम पड़ा है, अंदर सातवाहन वंश और सातवाहन वंश। कुषाणों की राजधानियाँ कौन कौन से थे? मुख्य राजधानी पुरुषपुर थी, जो पेशावर नाम से जानी जाती है, पेशावर आजकल का पुरुषपुर। जबकि अन्य राजधानियाँ कौन सी थी? मथुरा, तक्षशिला, कपिसा, जिसे बेग्राम भी कहते हैं, ये अन्य राजधानियाँ थी। मुख्य राजधानी ऐसे पूछ लेते कुषाणों की, नहीं, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। या कुषाणों की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर या पेशावर। अन्य छोटे रूप में पूछ लेते हैं, पुरुषपुर नाम नहीं दिया है तो इन तीनों में से एक नाम दे देंगे, मथुरा, तक्षशिला, कपिसा। संगम साहित्य, संगम साहित्य दक्षिणी भारत में तमिलनाडु वाला इलाका है, वहाँ साहित्य रचे गए। तो यह भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ा है, जो तमिल भाषा में लिखा गया साहित्य है, इसे संगम साहित्य कहते हैं। इसमें दो संगीतियाँ हुई थी। संगम साहित्य में राजा को क्या कहा गया? कौन, को अथवा मन्नन। मौर्योत्तरकालीन भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन थे? मौर्योत्तर काल में भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? यूनानियों ने। मौर्योत्तरकालीन भारत में नगरीकरण की शुरुआत किसने की? कुषाणों ने। हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता बन गई और दोबारा लोहे का आविष्कार हो चुका था, मानव समृद्धशाली बन गए। तो फिर धीरे धीरे पुनः नगरीकरण की शुरुआत हुई और कुषाणों ने इसमें नगरीकरण किया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की भाषा कौन सी है? जूनागढ़ अभिलेख के बारे में हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। कनिष्क का धर्म कौन सा था? कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में किसने करवाई थी? कनिष्क ने करवाई थी। के कॉन्सेप्ट याद है ना? सातवाहनों ने पुनरुत्थान किया। ब्राह्मण धर्म यहाँ आते आते क्षीण पड़ चुका था, तो सातवाहनों ने ब्राह्मण धर्म को पुनः उठाया, अर्थात पुनरुत्थान किया, दोबारा उद्धार किया, वर्चस्व कायम किया ब्राह्मण धर्म का। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या की, हमें पता है, लेकिन इसका वर्णन किस में मिलता है? हर्षचरित में। सातवाहनों ने शुरुआत की, सातवाहनों ने सातवाहन वंश की स्थापना की, हमें पता, लेकिन
उन्होंने और क्या काम किए? शुरुआत किसकी की? ब्राह्मणों को भूदान, ब्राह्मण होते थे उनको भूमि का दान देना शुरू किया कि इन्होंने सातवाहनों ने। सीसा और पोटीन इनके सिक्के चलाए। तो सातवाहनों की मुद्रा किस धातु की बनी होती थी? सीसा या पोटीन। ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। सीसा की शुरुआत किसने की? सातवाहनों ने। सीसा से क्या बनाया जाता था? सिक्के, मुद्रा। कनिष्क के दरबारी कवि कौन कौन थे? अश्व घोष, पार्श्व, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक। ये सारे के सारे बहुत ही मशहूर कवि हैं जो कनिष्क के दरबारी थे। चरक ने चरक संहिता लिखी। और माध्यमिक का हम पढ़ चुके हैं। नागार्जुन ने शून्य का सिद्धांत। किसके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिले हैं? जहाज के चित्र यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। वो जलयान के चित्र या पानी वाले जहाज है उसके चित्र यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर मिलते हैं। कर्णवंश के चारों शासक, कर्णवंश के 4 शासक हुए थे, पीछे चर्चा कर चुके हैं। उनका क्रम से पूछते हैं कई बार कि क्रम से बताइए। सबसे पहले वासुदेव जिन्होंने कर्णवंश की स्थापना की, फिर भूमिमित्र, फिर नारायण और फिर सुशर्मन। ऐसे वासुदेव, भूमिमित्र और नारायण तथा सुशर्मन, ये क्रम याद रख लो। द्वितीय अशोक किसे कहा गया है? कनिष्क को, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अशोक के बाद फिर कनिष्क ही, कुषाण वंश का शासक कनिष्क ही था जिसने बौद्ध धर्म को दोबारा उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की और चौथी बौद्ध संगीति करवाई। इपालस से मानसूनी हवाओं की खोज करने वाले विद्वान थे। 45 ईस्वी में इन्होंने मानसूनी हवाओं की खोज की थी। प्लिनी, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी जिसमें उसने रोम से भारत में सोने के निष्कासन पर दुख प्रकट किया है। रोम से भारत का व्यापार होता था। अरिकामेडू बंदरगाह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो भारतीय वस्तुएं रोम वाले ले जाते थे, लेकिन रोम से भारत में सोना आता था। भारत वाले वहाँ से सिर्फ सोना लाते थे, चाहे काली मिर्च हो चाहे कुछ भी, रोम वाले जो भी ले जाते बदले में सोना भारत भेजा जाता था। तो इसी बात से दुखी होकर प्लिनी ने दुख प्रकट किया है अपनी नेचुरल हिस्ट्री में। यवन प्रिय अर्थात यवनों को प्रिय क्या थी? काली मिर्च। काली मिर्च ले जाते थे भारत से, जो कि यवन लोगों को बहुत प्रिय थे, इसलिए इसे यवन प्रिय नाम दे दिया गया है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, मैं सोचता हूँ मौर्योत्तर काल के बारे में आप मुख्य जानकारियाँ समझ चुके हैं। आगे हम गुप्त काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।